तो अब आपका चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, जो कि नंबर में आपका चैप्टर 15 है। और ये जो चैप्टर है आर एनवायरनमेंट, इसके अंदर हम बात करेंगे बेसिकली कि एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके क्या क्या कंपोनेंट हैं और हम एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि लिविंग बीइंग्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसके अंदर हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में जो एक इंट्रोडक्शन दे रखा है पैराग्राफ, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पैराग्राफ है, ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आपने ज़रूर अपने बड़ों से सुना होगा कि अब जो एनवायरनमेंट है वो पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, पहले आपके मतलब दादा आपके बोलते होंगे, दादी बोलती होंगी कि आज का जो मौसम है वो पहले जैसा नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, किन वजहों से चेंज हो रहा है वो भी हम देखेंगे। तो अब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो उनके अंदर भी हमारे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ कह सकते हैं आप पॉल्यूशन की वजह से भी इस एनवायरनमेंट पर अफेक्ट पड़ रहा है, जिसकी वजह से कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो वर्ड एनवायरनमेंट है ये बेसिकली क्या है, ये आपके आसपास की सराउंडिंग कैसी हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, उस एनिमल का एनवायरनमेंट बोल देते हैं कि वो उस एनवायरनमेंट में रह रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा कोई बहुत टफ चैप्टर है नहीं। ठीक है, सिर्फ पढ़ते जाओ। ठीक है, रीडिंग वाला चैप्टर है, बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या दे रखा है क्या नहीं। फिर इसके बाद आपका 15.1 टॉपिक डायरेक्टली आता है। इस टॉपिक के अंदर आपसे पूछा गया है कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड आवर वेस्ट टू द एनवायरनमेंट, मतलब कि जब आपने जो वेस्ट प्रोड्यूस करा उसे आपने एनवायरनमेंट के अंदर डाल दिया, तो उस वेस्ट का होता क्या है बेसिकली। तो आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, आपको पता है कि उसमें बहुत सारा वेस्ट मटेरियल निकलता है। मान लीजिए आपने कोई चिप्स का पैकेट खाया, तो उसमें भी एक जो बाहर का पैकेट है वो भी एक वेस्ट मटेरियल है। अगर आप वेजिटेबल खा रहे हैं तो वेजिटेबल के जो पील्स हैं वो भी एक वेस्ट है। ठीक है, अगर आप पेन यूज़ कर रहे हैं तो पेन जब ख़त्म हो जाता है, इंक उसमें ख़त्म हो जाती है, जब उसे फेंक देते हैं वो भी एक वेस्ट है। तो ये सारे जो वेस्ट हैं ये एक्चुअल में जाते कहाँ हैं, ठीक है, इनका क्या होता है जब आप इन्हें फेंक देते हैं। तो इसके लिए आपकी एक 15.1 एक्टिविटी दे रखी है 15.1 टॉपिक के अंदर ही। उसके अंदर क्या कहा गया है कि आप एक पूरे दिन का वेस्ट कलेक्ट कीजिए। कलेक्ट करने के बाद उस वेस्ट को आप क्या करेंगे, उस वेस्ट को आप या तो अपने स्कूल के गार्डन में उसे बरी कर दीजिए, मतलब दबा दीजिए। वहाँ पर जगह नहीं है तो फिर आप किसी पोट के अंदर भी दबा सकते हैं, किसी खाली जो मतलब कैंस होती हैं उसके अंदर, मतलब किसी बकेट के अंदर भी आप दबा सकते हैं। बट याद रखिएगा एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर की आपको सॉइल लेनी है। अब आप कुछ दिन बाद, 15 से 20 दिन बाद, 15 दिन बाद ही देख लीजिएगा, जब आप उसे हटा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो वहाँ पर जो वेस्ट था वो उसके अंदर चेंज आ चुका होगा। ठीक है, कुछ ऐसा वेस्ट होगा जैसे कि मान लीजिए कि फल, जो फ्रूट्स हैं उनके जो पील्स हैं, उनके जो छिलके हैं, या फिर सब्जियों के कोई छिलके हैं, ठीक है, वो डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाएंगे। बट अगर प्लास्टिक होगी तो वो डिग्रेड नहीं होगी। ठीक है, तो इसी के ऊपर यहाँ पर अब हम फर्दर बात करेंगे बेसिकली। तो यहाँ पर बात जो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम करने वाले हैं वो करेंगे हम बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट है आपका उसके बारे में। अब बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, इन दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो देखिए, बायोडिग्रेडेबल हमारा वो वेस्ट होता है जो कि हमारा डिकम्पोज हो जाता है। मतलब कि इसके एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो फ्रूट्स की जो पील्स होते हैं, ठीक है, जो भी आपके फ्रूट्स हैं उनके जो छिलके हैं वो भी हमारा बायोडिग्रेडेबल के अंदर आते हैं। इसके अलावा ट्रीज़ की जो लीव्स हैं वो भी हमारे बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती हैं। पेपर आपका बायोडिग्रेडेबल के अंदर आता है। तो जो भी चीज़ें जो जिन्हें आप बरी करें और वो कुछ टाइम बाद डिकम्पोज हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो प्लास्टिक है, बाकी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आसानी से, रबर हो गया, ठीक है, ये सब आसानी से क्या नहीं हो पाएंगी, डिग्रेड नहीं हो पाती। ठीक है, जो सिंथेटिक रबर्स आती हैं सब, तो ये सब आसानी से डिग्रेड नहीं हो पाती, डिग्रेड नहीं हो पाएंगी, तो ये हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल के अंदर आती हैं। अब कहीं भी पर भी आप जाएंगे तो जो बड़ी सिटीज़ होती हैं वहाँ पर नॉन बायोडिग्रेडेबल का डस्टबिन अलग होता है, बायोडिग्रेडेबल का डस्टबिन अलग होता है। ठीक है, तो ये इसीलिए है कि ताकि आप सेग्रीगेट कर सकें वेस्ट को। ठीक है, और उसी तरीके को यूज़ करके उस वेस्ट का मैनेजमेंट हो सके। अब यहाँ पर कंडीशन ये आती है कि भाई ये डिग्रेडेशन हो कैसे रहा है। अब जब हमने लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक पर्टिकुलर एंजाइम है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाला एक पर्टिकुलर एंजाइम है, जो फैट है उसे डाइजेस्ट करने वाला एक पर्टिकुलर एंजाइम है। ऐसा तो नहीं था कि एक ही एंजाइम सभी को डाइजेस्ट कर रहा था। इट मीन्स कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। मतलब कि वो अगर कोई प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, मान लीजिए प्रोटीएजेज है, तो वो सिर्फ
किसे डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं इससे कि जो एंजाइम्स हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से जो बैक्टीरिया हैं और जो बाकी फंजाई हैं उनके पास वो एंजाइम्स नहीं होते जो कि इस प्लास्टिक को क्या कर सकें? डिग्रेड कर सकें। अब जब वो एंजाइम नहीं है तो इसी वजह से प्लास्टिक क्या नहीं होती? डिग्रेड नहीं हो पाती, ठीक है। तो यही रीज़न है कि इनकी वजह से जो हमारी प्लास्टिक है वो डिग्रेड नहीं हो पाती। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जिसके अंदर वो एंजाइम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम प्लास्टिक को डिग्रेड कर सकें, बट अभी भी ऐसा कुछ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट अभी तक सामने नहीं आया है, ठीक है। तो ये बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल हमारा वेस्ट होता है। जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए जो हार्मफुल वेस्ट है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के अंदर एज इट इज़ पड़ा रहता है काफ़ी लंबे टाइम तक। ये बहुत अफेक्ट करता है। अगर आप मान लीजिए लैंड पर रहेगा तो लैंड पर मतलब जगह भी एक ऑक्यूपाई करेगा और क्या बोलते हैं वहाँ पर आपकी बहुत सारी जो ये फ्लाइज हैं और ये इन सबको वहाँ पे रॉडेंट्स इन सबको जगह मिलेगी वहाँ पे पॉपुलेट करने की। अगर आप इसे सी के अंदर फेंक देते हैं तो क्या होगा? आपने देखा होगा कितनी जो मछलियाँ हैं, ठीक है, वो इन्हीं वजहों से मरती हैं। गायें जो हैं, जो काउज हैं, अबंडेंट काउज जो हैं, वो ये प्लास्टिक खाने की वजह से उनकी डेथ होती है। तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल बहुत हार्मफुल है और ना सिर्फ ह्यूमंस के लिए बाकी स्पीसीज के लिए भी हार्मफुल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल हार्मफुल इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कुछ टाइम बाद डिग्रेड हो जाता है, इसका मैनेजमेंट काफ़ी इजी है। देखिए 15.2 जो कि आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसके अंदर आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है और ये कैसे अफेक्टेड होता है, इसके क्या कंपोनेंट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है 15.2, ठीक है, 15.2। और 15.2 के अंदर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम होता क्या है बेसिकली? तो आपको पता है कि क्या हम जो ह्यूमन हैं या कोई दूसरे एनिमल्स हैं, क्या वो अकेले ही सर्वाइव कर पा रहे हैं? नहीं। इसका मैं डेफिनेशन आपको बताता हूँ, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आएगी। तो इकोसिस्टम क्या है कि जहाँ पर इंटरैक्शन हो रहा हो। अब इंटरैक्शन किस चीज़ का हो रहा है? इंटरैक्शन हो रहा हो आपका बायोटिक प्लस एबायोटिक, ठीक है। आपका बायोटिक कंपोनेंट का और एबायोटिक कंपोनेंट का जहां पर भी इंटरैक्शन हो रहा होता है उसे हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब बायोटिक का एबायोटिक के साथ जो इंटरेक्शन है उसे बोला गया इकोसिस्टम। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि बायोटिक क्या होता है और एबायोटिक क्या होता है ना। तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट वो कंपोनेंट हैं जो कि लिविंग हैं, ठीक है। जितने भी आपके लिविंग कंपोनेंट हैं जैसे कि ह्यूमंस, बाकी एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स, ये सब आपके बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट हमारे वो होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? नॉन लिविंग फिजिकल फैक्टर बेसिकली इन्हें हम बोलते हैं। इसमें एग्जांपल क्या हो सकते हैं? इसमें एग्जांपल हो सकता है टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है। भाई टेम्परेचर कोई लिविंग तो चीज़ है नहीं ना, ठीक है। रेनफॉल हो सकता है, रेनफॉल के अलावा और क्या हो सकता है? विंड हो सकता है, विंड के अलावा सॉइल हो सकती है, सॉइल के अलावा और क्या हो सकता है? मिनरल्स हो सकते हैं। ये सारे वही एग्जाम्पल हैं जो आपके बुक्स के अंदर दे रखे हैं, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया कि बायोटिक और एबायोटिक का इंटरेक्शन मिल करके बनाता है इकोसिस्टम, या ये कंपोनेंट मिल करके बनाते हैं इकोसिस्टम को। बायोटिक के अंदर आता है लिविंग चीज़ें, एबायोटिक के अंदर आती है नॉन लिविंग चीज़ें। नॉन लिविंग के एग्जाम्पल टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स आते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद मैं आपको जैसे अगर हम पीछे से रिकॉल करें, आपने पहली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो हमारी 3 टर्म्स आती हैं, ठीक है। ये शायद आपने सुनी हो, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स, ठीक है। बहुत से बच्चों को शायद पता हो कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है तो आपको पता होगा कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स पता है तो आपको ये भी पता होगा कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। अब कंज्यूमर पता है तो डिकम्पोजर मैं बता देता हूं कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो ये 3 टर्म हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर, ठीक है। ये फिल्म वाला प्रोड्यूसर नहीं है, ठीक है, ये बायोलॉजी वाला प्रोड्यूसर है। तो प्रोड्यूसर्स होते क्या हैं? देखिए प्रोड्यूसर्स हमारे वो ऑर्गेनिज्म है जो बेसिकली सनलाइट का यूज़ करके क्या बनाते हैं? खाना बनाते हैं। और वो जो फूड होता है, वो जो एनर्जी है, वो किसके लिए अवेलेबल कराते हैं? कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। इसके अंदर हमारे एग्जांपल आते हैं जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गेज हैं, ठीक है, वो सारे हमारा प्रोड्यूसर्स के अंदर आता है। कंज्यूमर हमारे आगे जाकर फिर से डिवाइडेड होते हैं
कह सकते हैं आप, 4 पार्ट के अंदर। इसमें आते हैं आपके हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स के अलावा आता है इसके अंदर कार्निवोर्स, कार्निवोर्स के अलावा इसमें आते हैं आपके ओमनीवोर्स, एंड ओमनीवोर्स के अलावा इसके अंदर आता है आपका पैरासाइट्स। तो हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, पैरासाइट, ये चारों एग्जांपल किसके हैं? कंज्यूमर्स के। ठीक है, तो हर्बीवोर्स के आपकी बुक ने फर्दर पूछा है कि भाई हर्बीवोर्स का एग्जांपल बताओ, कार्निवोर्स का बताओ, ओमनीवोर्स का बताओ, पैरासाइट का बताओ, एक एक एग्जांपल बता दो। तो बता देते हैं भाई। मान लीजिए जो डियर है, हिरण, वो किसका एग्जाम्पल हो गया? वो एग्जाम्पल हो गया आपका हर्बीवोर्स का। ठीक है, एक स्टेप और ले लेते हैं चलो पहले से। जो हिरण है वो किसे खाता है? घास को। ठीक है, मतलब ग्रास को। तो ग्रास क्या हो गई? प्रोड्यूसर। और जो डियर हो गया वो क्या हो गया? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? कंज्यूमर ही है। ठीक है, अब हिरण मतलब कि डियर को कौन खाएगा? कार्निवोर एक, मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल लायन ने खा लिया तो लायन क्या हो गया? कार्निवोरस हो गया। अब तो ये चैन तो यहाँ पे हमारी एंड हो जाती है बेसिकली, उसके बाद डिकम्पोजर आ जाते हैं। क्या ये ओमनीवोरस क्या होते हैं? ओमनीवोरस वो होते हैं जो कि हमारा मतलब वो नॉन वेजिटेरियन भी आप कह सकते हैं, उन चीज़ों को भी खा लेते हैं और वेज को भी खा लेते हैं। इसका बहुत टिपिकल एग्जांपल हम ह्यूमंस आते हैं। ठीक है, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ काऊ की तरह हम सिर्फ क्या बोलते हैं दाल सब्जी यही खा सकते हैं। ठीक है, हम नॉनवेज भी खा सकते हैं, उसे डाइजेस्ट भी कर सकते हैं। बट जो आपने काऊ देखी होगी या जो कि टिपिकल हर्बीवोर्स हैं, वो नॉनवेज चीज़ें नहीं खाते। नॉनवेज इन द सेंस कि मतलब मीट नहीं खाते, मीट ईटर नहीं होते। ठीक है, और जो शेर है वो कभी भी क्या नहीं खाता? घास नहीं खाता। ठीक है, तो वो हमारा ग्रास ईटर नहीं होते। बट ओमनीवोरस दोनों खा सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर एग्जांपल आता है ह्यूमंस का। इसके बाद पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हमारे वो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं, बॉडी पर भी रह सकते हैं, बाहर भी या अंदर भी। ठीक है, बस उस पर डिपेंड होते हैं। वो एक्टो एंडो पैरासाइट होते हैं, वो आगे जाके आप देखेंगे। बट पैरासाइट वो हैं जो दूसरे की बॉडी पर डिपेंड करते हैं। और इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, याद रखिएगा भाई, ऑर्गेनिज्म तो ये भी डिपेंड है हर्बीवोर्स पे, बट इसके अंदर पैरासाइट में ना जो ऑर्गेनिज्म है वो लिविंग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि भाई शेर की तरह, जैसे शेर क्या करता है, लायन क्या करता है कि डियर को उसने एक बार में मार दिया और फिर उसे खा लिया। ठीक है, बट पैरासाइट ऐसा नहीं करते। पैरासाइट अपने होस्ट को एकदम से नहीं मारते, वो उस पर जिंदा रहते हैं, वो भी जिंदा रहता है और पैरासाइट भी जिंदा रहता है। तो ये आपके कंज्यूमर का एग्जांपल हो गया। पैरासाइट का एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। टिक्स, जैसे आपने डॉग के ऊपर टिक्स देखी होंगी जो ब्लड को सक करती हैं डॉग के अंदर से। तो क्या अगर मान लीजिए डॉग के ऊपर टिक्स हो गई तो क्या डॉग मर जाता है? नहीं। ठीक है, तो बट ये टिक्स हार्मफुल तो होती है ना, क्योंकि ब्लड सक करती हैं, तो वो हमारा पैरासाइट का एग्जांपल है। इसके अलावा बहुत सारे वर्म्स भी आते हैं जो हमारे पैरासाइट के एग्जांपल होते हैं। तो ये कंज्यूमर की बात हो गई। बात आती है तीसरी, जो कि डिकम्पोजर। देखिए, बहुत से बैक्टीरिया और फंजाई हमारे डिकम्पोजर जो क्लास है इसके अंदर आते हैं। डिकम्पोजर कौन होते हैं? सबसे पहला प्रोड्यूसर बता दिया, कंज्यूमर बता दिया। डिकम्पोजर क्या है? डिकम्पोजर हमारे वो हैं, मान लीजिए कंज्यूमर अगर मरता है, मान लीजिए लायन मरता है, तो लायन मरेगा तो उसकी बॉडी डिकम्पोज तो होगी ना। ठीक है, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना बॉडी सड़ रही है, तो उसे जो बॉडी डिकम्पोज होती है उसे कौन कराता है? कुछ बैक्टीरिया है, कुछ फंजाई हैं, वो कराते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर, जो कि डेड डिकेइंग जो भी हमारा मैटर है उसे डिकम्पोज करा देते हैं। और इसका एक अच्छा, मैं अगर प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं डिकम्पोजर्स की, तो वो क्या है कि कॉम्प्लेक्स जो आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, क्या करते हैं? जो आपका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? डिकम्पोजर्स का। ठीक है, अब ऑर्गेनिक कंपोनेंट वही, जैसे हमारा टिश्यू सेल्स ये सब क्या आ गए? ऑर्गेनिक के अंदर आ गए। ठीक है, उसे वो इनऑर्गेनिक में, गैसेस में, इन सब में वो कन्वर्ट कर दिया जाता है डिकम्पोजर्स के द्वारा। ठीक है, डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू। तो ये आपका 15 पॉइंट, ये जो 2 टॉपिक है इसमें हमने देखा कि क्या जो हमारे इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट आते हैं और क्या क्या वो कैसे डिपेंड करते हैं। अगर मान लीजिए डिकम्पोजर्स ना हो तो क्या होगा? तो हमारी कोई भी जो चीज़ जो एक बार डेड हुई वो कभी डीके ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, वो कभी डिग्रेड नहीं कर पाएगी। अब यही डिफरेंस देखिए आता है इकोसिस्टम के। अगर मैं आपको एग्जांपल भी बताऊं ना, इकोसिस्टम के एग्जांपल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये तो मैंने प्रोड्यूसर कंज्यूमर इन सब की बात बता दी। इकोसिस्टम के मैं आपको एक बार एग्जांपल और बताता हूँ, क्योंकि इकोसिस्टम टॉपिक ही चल रहा है। तो एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ इकोसिस्टम के, तो यहाँ पर एग्जांपल के अंदर हमारा आता है गार्डन, दिल गार्डन।
गार्डन। तो जो गार्डन है वो आपका एक किसका एग्जाम्पल है? इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। गार्डन के अंदर आप जाएंगे तो इकोसिस्टम है तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही कंपोनेंट होने चाहिए। तो गार्डन के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर फ्लावर्स भी दिखेंगे जो कि एक बायोटिक कंपोनेंट के अंदर आता है। इसके अलावा वहाँ पे आपको वाटर भी मिलेगा, आपको वहाँ पर टेम्परेचर भी मिलेगा जो कि एबायोटिक का कंपोनेंट है, रॉक्स भी मिलेंगे, सॉइल भी मिलेगी जो कि एबायोटिक का कंपोनेंट है। तो गार्डन एक क्या है? पूरा इकोसिस्टम है। ठीक है, कुछ बर्ड्स भी मिल सकती हैं, कुछ फ्लाइज भी मिल सकती हैं जो कि हमारा बायोटिक का एग्जाम्पल है। इसके अलावा हमारा यहाँ पर जो एग्जाम्पल आता है वो है क्रॉप फील्ड। जो भी क्रॉप फील्ड है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई खेत है, ठीक है, वहाँ पर लेट्स से कि वीट उगा हुआ है, कहीं पर मस्टर्ड उगी हुई है, ठीक है, और डिफरेंट क्रॉप्स हैं वो उगी हुई हैं, तो वो भी हमारा एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है, क्योंकि वहाँ पर भी वो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, उन्हें अट्रैक्ट करते हैं अपने पास आने के लिए। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे एबायोटिक कंपोनेंट तो प्रेजेंट है ही, तो इसलिए ये भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल हुआ। इसके अलावा यहाँ पर आपका एग्जाम्पल आते हैं फॉरेस्ट। फॉरेस्ट भी आपका एक इकोसिस्टम का एग्जांपल है। फॉरेस्ट के अलावा पॉन्ड्स, पॉन्ड्स के अलावा लेक्स, ठीक है, ये सभी आपके इकोसिस्टम के एग्जांपल हैं। अब डिफरेंस क्या आता है? ये कुछ इकोसिस्टम तो हमारे ऐसे होते हैं जो कि नेचुरल होते हैं, ठीक है, तो ये हमारे कैसे हैं? ये हमारे नेचुरल इकोसिस्टम है, मतलब कि फॉरेस्ट को आपने नहीं बनाया, जो पॉन्ड्स हैं उन्हें आपने नहीं बनाया, जो लेक्स हैं उन्हें आपने नहीं बनाया, ठीक है। अब ये नेचुरल हैं तो इन्हें क्या बोलते हैं, केयर की ज़रूरत नहीं होती, लेट्स से, ठीक है, केयर की इन्हें ज़रूरत नहीं होती। बट जो गार्डन और क्रॉप फील्ड हैं ये कैसे हैं? ये नेचुरल का अपोजिट क्या होता है? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होते हैं, मतलब कि ह्यूमन ने ये बनाए हैं, ठीक है, मैन मेड हैं। तो ये इसके एग्जांपल हो गए। एक आर्टिफिशियल का एग्जांपल आप और बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मैक्सिमम लोगों के घरों में भी होता है, एक्वेरियम्स। ठीक है, एक्वेरियम्स के अंदर आपने देखा होगा कि जो फिशेज होती हैं वो हमारी उसी के अंदर सर्वाइव कर रही होती हैं, और वहाँ पर हमारा एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट होते हैं। इसके अंदर एक एक्टिविटी भी दे रखी है कि अगर आप चाहें तो एक एक्वेरियम बना भी सकते हैं जिसके अंदर, क्योंकि भाई फिशेज के लिए क्या चाहिए? उन्हें खाना चाहिए, वाटर चाहिए, टेम्परेचर ऑप्टिमम होना चाहिए और पीएच होनी चाहिए वाटर की ऑप्टिमम। ठीक है, तो वो आप उसके अंदर कुछ प्लांट्स लगा दीजिए, कुछ वाटर डालिए और ऑप्टिमम वहाँ पर टेम्परेचर करके फिशेस को छोड़ दीजिए, तो फिशेस आप देख सकते हैं पूरा एक इकोसिस्टम बन जाएगा। बट क्या ये जो इकोसिस्टम है, जो एक्वेरियम है, ये सेल्फ सस्टेनिंग है? मतलब कि इसमें एक बार फिशेस डाल के आपको कभी उन्हें खाना खिलाने की और बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? तो ऐसा नहीं है, आपको आर्टिफिशियल फूड उन्हें डेली देना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंगली। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एक्वेरियम, यहाँ पर आपको इंटरवीन करना पड़ेगा, आपको उन्हें डेली खाना देना पड़ेगा। बट क्या ऐसा होता है कि भाई समुद्र में जो सीज होती हैं उनके अंदर जाकर अगर आप डेली उन्हें खाना ना दें तो क्या मछलियाँ जो शार्क वार्क में मर जाएंगी? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपने आप को सेल्फ सस्टेन करते हैं। जो भी नेचुरल, यही नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिफरेंस होता है कि आर्टिफिशियल को तो हमें वो कराना पड़ता है, मतलब उसकी केयर हमें करनी पड़ती है, बट जो नेचुरल होता है ना उसके अंदर वो अपने आप को खुद सस्टेन करता है। जैसे कि फॉरेस्ट के अंदर चले जाओ तो जरूरत नहीं है कि भाई शेर को खाना खिला के आना पड़ेगा, ठीक है, बट अगर आपने घर में कोई डॉग रख रखा है, ठीक है, तो उसे आपको डेली खाना खिलाना पड़ेगा, ठीक है। ये सिर्फ एक एग्जांपल मैंने बताया, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है नेचुरल और आर्टिफिशियल के अंदर, जो इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो नेचुरल है उन्हें हमें सस्टेन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं, नेचुरल। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि है आपका 15.2.1। 15.2.1 इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि फूड चेन्स क्या होती हैं, और इसके अलावा फूड चेन के अलावा जो हमारा आता है फूड वेब्स क्या होती हैं। ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं वो अब हम इस टॉपिक के अंदर देखने जा रहे हैं। तो ये देखने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे बतानी है, वो है कि ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको, प्रोड्यूसर्स तो मैंने बता दिया है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर्स अलग अलग नहीं होते, जो प्रोड्यूसर्स हैं एक्चुअल में वही ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो ऑटोट्रॉफ्स ये ऑटोट्रॉफ्स हमारे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स इन्हें हम प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स,
ये ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सोलर एनर्जी को फिक्स करते हैं और हेटरोट्रॉफ्स के लिए अवेलेबल कराते हैं। तो एक तो होते हैं जो मैंने प्रोड्यूसर बताया था, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। इसके अलावा ऑटोट्रॉफ्स के अलावा हमारे जो इनके बाद आते हैं, ठीक है, वो होते हैं हमारे हेटरोट्रॉफ्स, जिन हेटरोट्रॉफ्स के अंदर हमारा क्या क्या आ जाता है। मैंने आपको बताया था कि हार्बीवोर्स आ जाते हैं, कार्निवोर्स आ जाते हैं। अब कार्निवोर्स लार्ज और स्मॉल वो आ जाते हैं, वो मैं ट्रॉफिक लेवल के अंदर बताऊँगा बेसिकली। इसके अंदर एक एक्टिविटी आपकी दे रखी है 15.4 एक्टिविटी, जिसके अंदर आपको एक एक्वेरियम के अंदर जो मैंने बताया था उसके अंदर एक चेन बनानी है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। तो जब आप एज सच कोई एक चेन बनाते हैं तो उसमें पता चलता है कि ऐसे करके कुछ बॉक्सेस बन रहे हैं, तो इसे हम बोलते हैं फूड चेन, जिसके अंदर हमें पता चलता है कौन किसको खा रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फॉरेस्ट की फूड चेन लूँ तो यहाँ पर हम लेते हैं ग्रास, ठीक है, यहाँ पर हम लेंगे मान लीजिए डियर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ गया लायन। तो ग्रास को किसने खाया, डियर ने, और डियर को किसने खाया, लायन ने। तो ये क्या हो गई, एक फूड चेन हो गई, ठीक है। अब ये जो फूड चेन है, इस फूड चेन में हर एक ये जो लेवल है, मतलब कि क्या है, ट्रॉफिक लेवल, इस लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल। तो फूड चेन के अंदर हर एक लेवल को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो ये ट्रॉफिक लेवल होता है। अब ये डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल पर डिफरेंट लोग हमारे यहाँ पर आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ऑटोट्रॉफ या फिर प्रोड्यूसर्स की, तो ये ऑटोट्रॉफ हमारे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं, ठीक है। तो ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या करा कि इन्होंने सोलर एनर्जी को हमारा फिक्स कर दिया फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल के बाद। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, जिसके अंदर हम देखते हैं डियर एंड लायन आते हैं। तो डियर हमारा क्या है, डियर है हमारा हर्बीवोर्स। डियर को हम क्या बोलते हैं, हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स के अलावा हम इसे और क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर भी इसे हम बोल सकते हैं, कंज्यूमर। क्योंकि मैंने आपको कंज्यूमर में बताया था कि हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स ये सब आते हैं, ठीक है। तो हर्बीवोर्स है या फिर प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि ये पहला कंज्यूमर है, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर है, इसका ट्रॉफिक लेवल क्या है, इसका ट्रॉफिक लेवल हमारा यहाँ पर हो गया, इसका ट्रॉफिक लेवल हमारा यहाँ पर हो गया सेकंड, ठीक है। इसके अलावा लायन, लायन आता है। लायन हमारा क्या है, कार्निवोरस, ठीक है। तो कई बार ये भी चीज़ दो पार्ट में ब्रेक हो जाती है कि कार्निवोरस भी हमारे स्मॉल हो सकते हैं और लार्ज हो सकते हैं। तो अगर स्मॉल कार्निवोरस आ गए, ठीक है, स्मॉल कार्निवोरस आ गए, तो वो हमारे किस लेवल पर आ जाएंगे, वो हमारे टर्शरी कंज्यूमर हो जाएंगे। और टर्शरी कंज्यूमर होने के साथ साथ वो आ जाएंगे हमारे थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। इसके अलावा स्मॉल के बाद कौन से आएंगे, लार्ज। लार्ज कार्निवोरस फोर्थ कंज्यूमर हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो मतलब लेवल आ जाएगा वो हमारा ये यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है, यहाँ पे टर्शरी कंज्यूमर है, और लेवल यहाँ पे आपका फोर्थ आ जाएगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इसे मैं कंक्लूड कर देता हूँ लास्ट में, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब एक कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें आपको, इसलिए इसे मैं कंक्लूड कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो इसमें हमारा आता है वो है ऑटो ट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्रोड्यूसर्स। तो ऑटोट्रॉफ और प्रोड्यूसर्स हमारे, मैंने आपको क्या बताया था कौन से लेवल पर आते हैं, ये आपके आते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर, ठीक है। इसके बाद ऑटोट्रॉफ्स के बाद हमारा क्या आ रहा था, हर्बीवोरस, हर्बीवोर्स, ठीक है। तो हर्बीवोर्स को हम और क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हमारे किस लेवल पर आ रहे थे, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पर। हर्बीवोर्स या फिर प्राइमरी कंज्यूमर के बाद हमारा क्या आ रहा था, स्मॉल कार्निवोरस। स्मॉल कार्निवोर्स को हम और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हमारे किस लेवल पर आ रहे थे, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल हो जाता है इनका। अब स्मॉल कार्निवोर्स के बाद जो हमारे आते हैं वो क्या आएंगे, लार्ज कार्निवोर्स, ठीक है। स्मॉल कार्निवोर्स के बाद हमारे आते हैं लार्ज कार्निवोर्स। लार्ज कार्निवोर्स को हम और क्या बोलते हैं, टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। टर्शरी कंज्यूमर, और इनका जो ट्रॉफिक लेवल होता है वो हमारा होता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये टर्म्स की, लार्ज कार्निवोर को टर्शरी कंज्यूमर बोलते हैं, भाई सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, प्रोड्यूसर कौन होते हैं, उनका ट्रॉफिक लेवल क्या है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछी जाती हैं। इसके अलावा हमारा ये देखा गया है, कुछ स्टडीज़ हुई हैं बेसिकली, उन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग भाई ये देखिए, लार्ज कार्निवोर्स के बाद हमारा क्या आ जाएगा, कंज्यूमर के बाद तो डिकम्पोजर्स आ जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बट अभी कुछ स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे फैक्ट हैं, ठीक है। मतलब वो कई सालों तक उन पर स्टडी करी
करी गई, तब जाके हमें वो चीज़ें पता चली। तो वो क्या है कि जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब कि ज़मीनी तौर पर जिन पर हम बात करते हैं, उन प्लांट्स पे जो टोटल एनर्जी गिरती है उसका वो सिर्फ 1% ही ऐसा होता है जिसे वो कन्वर्ट कर पाते हैं एनर्जी के अंदर। मतलब कि 1% ही वो एनर्जी है, वो सनलाइट है जो कि मतलब जो उनके ऊपर गिर रही है उसकी 1% ही उसे वो कन्वर्ट कर पाते हैं फूड एनर्जी के अंदर। ये तो हो गया पहला पॉइंट, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट दे रखा है, ये आपके टोटल 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये है आपका 259 पेज नंबर पे, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स के अंदर आपका क्या बोल रखा है कि जब भी कोई मतलब कि ग्रीन प्लांट कोई भी प्राइमरी कंज्यूमर जब वो कंज्यूम करता है तो वहाँ पर हमारा क्या होता है कि बहुत सारी जो एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। कुछ हमारी डाइजेशन के अंदर चली जाती है, कुछ हमारी कोई काम करने के अंदर मतलब वहाँ पर हमारी चली जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी जो डियर है वो घास खाने के लिए भाई उससे चलना पड़ेगा, ठीक है, कुछ एनर्जी उसे लॉस्ट करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी आपकी रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में चली जाती है, और एवरेज आपकी 10% ही ऐसी एनर्जी मिलती है। ये जो नंबर है आपको याद रखने हैं, ठीक है। 10% ही ऐसी एनर्जी मिलती है जो कि उसकी खुद की बॉडी के अंदर आप कह सकते हैं लगती है, जो कि बाकियों के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डियर ने क्या करा, एक डियर ने ग्रास खाई, तो टोटल ग्रास का सिर्फ 10% उसकी बॉडी के अंदर लगेगा, और वही जो लायन है उसके लिए अवेलेबल होगा वो 10% ही। इसे हम 10% रूल भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं कि 10% ही हमारा वो एवरेज वैल्यू है ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि हमारा हर एक स्टेप पे दूसरे जो ट्रॉफिक लेवल वाले ऑर्गेनिज्म है उनके लिए अवेलेबल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार ये चीज़ पूछी जाती है। 10% लॉ के नाम से ये जाना जाता है कि 10% जो ऑर्गेनिक मैटर है वही नेक्स्ट वाले ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल होता है। यहाँ पर आपका ये थर्ड पॉइंट भी क्लियर होता है। इसके बाद यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जब इतनी कम एनर्जी अवेलेबल है तो यहाँ पर इसी की वजह से मतलब आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए पहले 100% था, फिर उसका 100% का क्या हुआ 10%, ठीक है, 10% बचा, फिर 10% उसका 10%, तो आप देखेंगे कि ऐसे करके लास्ट में एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है। यही वजह है कि जो एक फूड चेन होती है वो मैक्सिमम 3 या 4 ट्रॉफिक लेवल की होती है, उससे ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते। ट्रॉफिक लेवल मतलब कि इसने इसको खाया, इसने इसको खाया, ठीक है। तो मैक्सिमम ये जो चैन है ना, ये जनरली 3 या 4 की होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। रीज़न यही है कि 10% एनर्जी ही बचती है हर ट्रॉफिक लेवल पर, जिसकी वजह से एक टाइम पर जाकर आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, तो ये अनलिमिटेड नहीं होती। इसके अलावा हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा लोअर ट्रॉफिक लेवल होगा उतने ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होंगे। मतलब कहने का मेरा क्या है कि आपने देखा होगा कि ग्रास जो है वो नंबर ऑफ डियर से ज़्यादा है, तभी तो नंबर ऑफ डियर उस ग्रास को खा पा रहे हैं, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ डियर की देखें तो नंबर ऑफ डियर नंबर ऑफ लायन से ज़्यादा है, तभी तो नंबर ऑफ लायन जो हैं वो उसे खा पा रहे हैं। तो ये चीज़ हमेशा है कि जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल पर बढ़ते जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके कम होते चले जाएंगे। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद करने हैं। लास्ट पॉइंट आता है कि जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है किसी भी फूड चेन की, तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाती है, और जो ऑर्गेनिज्म है वो 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म से भी मतलब उन्हें भी वो खा सकते हैं, ठीक है। और इसी जब बहुत सारी फूड चेन, जैसे ये एक फूड चेन है, इधर फिर से एक फूड चेन चला दो, ठीक है, अब इस वाले ऑर्गेनिज्म को ये भी खा सकता है, ठीक है। तो ये जब बहुत सारी फूड चेन मिल जाती हैं आपस में, याद रखिएगा, बहुत सारी फूड चेन जब आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें हम फूड वेब बोल देते हैं। वेब का मतलब है कि बहुत पूरा जाल, ठीक है, जाल सा बन जाता है, ठीक है। तो जब बहुत सारी फूड चेन मिल जाती हैं तो उन्हें हम फूड वेब बोल देते हैं। अब मैं आपको शो करता हूँ जो आपकी बुक के अंदर दिखा रखा है। सबसे पहले फूड चेन, तो देखिए फूड चेन नेचर के अंदर कैसी होती हैं। ये यहाँ पर 3 एग्जांपल दे रखे हैं फूड चेन के। पहला दे रखा है फॉरेस्ट के अंदर, दूसरा दे रखा है ग्रासलैंड के अंदर, और तीसरा दे रखा है पोंड में। तो फॉरेस्ट का एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर आप देखेंगे कि सबसे पहले ग्रास मतलब ट्रीज आप कह सकते हैं, ट्रीज के ऊपर कौन फीड कर रहा है, डियर के ऊपर टाइगर, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ग्रास ऊपर फ्रॉग, स्नेक और ईगल या वल्चर, ठीक है। तो ये ऐसे ये क्या है, एक सेपरेट फूड चेन है 3 अलग अलग इकोसिस्टम के अंदर। फिर यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बात बताई कि ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, तो ट्रॉफिक लेवल हमारा क्या हुआ कि प्रोड्यूसर एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, और क्या बोलते हैं अब ये क्लियर हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, सेकेंडरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है, टर्शियरी कंज्यूमर एक ट्रॉफिक लेवल है। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके कम होते चले जाएंगे, इसीलिए ये टेपर होता जा रहा है, और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जाएंगे और एनर्जी आपकी कम होती जाएगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था फूड वेब की, तो ये है फूड वेब। फूड वेब के अंदर क्या है कि देखिए फूड वेब कंसिस्टिंग ऑफ मैनी फूड चेन। फूड वेब और कुछ भी नहीं है, जब बहुत सारी फूड चेन्स को आप मिला देंगे तो वो एक फूड वेब बन जाता है, बस इतना सा अंतर है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
ये फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल ले लीजिए कि ये ग्रास है, ठीक है। ग्रास को यहाँ पर ये इंसेक्ट भी खा सकते हैं, फ्रॉग भी खा सकता है, ये माउस भी खा सकता है, ठीक है। अब इस माउस को कौन कौन खा सकता है? स्नेक भी खा सकता है, आउल भी खा सकता है, ठीक है। ये एक और एनिमल है, ये भी खा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जब फूड चेन्स मतलब कि मिलने लगती हैं, उन्हें हम बोल देते हैं फूड वेब। यही एक डिफरेंस है फूड चेन और फूड वेब में। कई बार दोनों के अंदर डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने चीज़ें देखी, इससे कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। क्या? पहली चीज़ आती है कि जो मैंने आपको फूड चेन बताई, उसके अंदर ये चीज़ क्लियर है कि जो एनर्जी आगे वाले ट्रॉफिक लेवल के लिए अवेलेबल हो गई, वो रिवर्ट नहीं हो सकती। मतलब कि एनर्जी जो है वो यूनिडायरेक्शनल है। फॉर एग्जांपल जो आप कह सकते हैं कि जो एनर्जी डियर वाले ट्रॉफिक लेवल पर है, वो रिवर्ट होके मतलब वापस अपने प्रीवियस लेवल पर नहीं जा सकती। जो एनर्जी है वो हमेशा आगे की तरफ मूव करेगी। मतलब कि ग्रासेस से कहाँ जाएगी? डियर पर, डियर से कहाँ जाएगी? लायन पर, ठीक है। और लायन को फिर जो डिकम्पोज करेंगे उन तक। तो ये एनर्जी हमेशा आगे की तरफ मूव करेगी, यूनि डायरेक्शनल एनर्जी होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये भी आता है, आपने देखा होगा कि जब एनर्जी आगे जाके मूव कर रही है तो एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना जिसकी डेफिनेशन कई बार आपसे पूछी जाती है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप आगे जाकर भी पढ़ेंगे, ठीक है। उसका क्या नाम है वो मैं बताता हूँ। उसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ बढ़ना, ठीक है। तो क्या होता है कि जब हम जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं, इन सब में हम क्या कर रहे हैं कि डिफरेंट पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है। और पेस्टिसाइड से हमारा वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है, ठीक है। वाटर पोल्यूशन के साथ साथ क्योंकि ये सारे जो हैं पेस्टिसाइड हमारे वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए क्या होता है कि हम जो ह्यूमंस हैं, हम मोस्टली फूड चेन्स के ऊपर हम टॉप जो कंज्यूमर हैं उनकी हम मतलब हमारी वैल्यू है, हम सबसे ऊपर आते हैं। मतलब सबसे ऊपर वाले खाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो ह्यूमंस हैं। तो इसकी वजह से जो भी हार्मफुल केमिकल्स हैं वो हर ट्रॉफिक लेवल पर क्या होते जाते हैं? एक्यूमुलेट होते जाते हैं। ये डाइजेस्ट नहीं होते। फॉर एग्जांपल पेस्टिसाइड डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं और जब उन्हें खाया जाता है तो क्या होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं। इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। मैं इसमें एक आपको एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ। जैसे कि अगर आपने पेस्टिसाइड यूज़ करा क्रॉप में, ठीक है, क्रॉप में यूज़ करा, और वो क्रॉप आप यूज़ कर रहे हैं तो मतलब जो मीट एनिमल्स हैं उनके लिए यूज़ कर रहे हैं, और उसी मीट को आप भी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वो जो पेस्टिसाइड है वो कुछ मान लीजिए कुछ उनका कम अमाउंट था प्लांट्स के अंदर, वो जब एक एनिमल ने खाए, जब बहुत सारे वो प्लांट्स एक एनिमल ने खाए तो उनके अंदर वो इंक्रीज़ कर गया। फिर वो एनिमल जब आपने खाया, और ऐसे मान लीजिए बहुत सारे एनिमल्स आपने अपनी लाइफ में खाए, तो आपके अंदर वो टॉक्सिसिटी हो गई और आपके अंदर वो और ज़्यादा इंक्रीज कर गए। इसीलिए इसे हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। जहाँ पर जो टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं वो आपकी बॉडी के अंदर इंक्रीज करते जाते हैं, और मतलब आप कह सकते हैं हर ट्रॉफिक लेवल पर वो इंक्रीज करते जाते हैं, ठीक है। और इसी की रीज़न की वजह से जो हमारे मतलब वीट, राइस, वेजिटेबल, ये सब या और भी हमारा मीट मैंने आपको बताया, इन सभी के अंदर कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड हमारे होते ही हैं। मीट के अंदर भी आप कह सकते हैं पेस्टिसाइड प्रेजेंट होता है। कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और ये सिर्फ सिंपल वॉशिंग और इन सब से ये रिमूव नहीं करे जा सकते, ठीक है। इसके अलावा आपकी एक डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर फ्लो ऑफ एनर्जी बता रखी है कहाँ से आती है। तो देखिए अल्टीमेट सोर्स जो है एनर्जी का वो हमारा कौन है? सूरज, ठीक है। क्या बोलते हैं? चंदा तो मामा होता है, सूरज जो भी कुछ होता हो, ठीक है। तो सन हमारा क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो जो सोलर रेडिएशंस हमारी आती हैं, क्या वो सारी ही रेडिएशन अंदर आ जाती हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके? तो नहीं, कुछ रेडिएशंस अर्थ के एटमॉस्फेयर को पेनिट्रेट करके अंदर आ पाती हैं, और कुछ हमारी वापस हो जाती हैं, वापस मतलब चली जाती हैं, ठीक है। अब जो कुछ अंदर आ जाती हैं वो मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ वार्म अप रहती है, और वही जो हमारी रेडिएशन है वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ये एक सिंपल सा फ्लो ऑफ एनर्जी। उसके बाद मैंने आपको बता दिया फूड चेन के अंदर कैसे होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर 15.2.1 एंड होता है। इसकी आप रीडिंग करेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा समझ में आएंगी। तो जो हमारी, मैंने आपको बताया कि जो हमारी ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, उसे यूवी रेडिएशन, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो यूवी रेडिएशन हमारा जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को हमारा 2 एटम के अंदर ब्रेक कर देता है, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन के अंदर हमारा ब्रेक कर देता है। अब ये जो फ्री ऑक्सीजन है ये हमारा फिर फर्दर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ हमारा कंबाइन करता है, और इसके साथ कंबाइन करने पर ये हमारा क्या बना देता है? O3, दैट इज़ ओजोन बना देता है, ठीक है। और यही ओजोन हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है?
होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, जो कि हमें यूवी रेडिएशन से फर्दर प्रोटेक्ट करती है। अब क्या हो रहा है देखिए, एक समय था 1980s में, ये जो ओजोन थी ये शार्पली इसकी जो कह सकते हैं आपकी कंसंट्रेशन थी वो डिक्लाइन करने लगी, वो कम होने लगी 1980s में। ये चीज़ आपको याद रखनी है, कब होनी स्टार्ट हुई थी 1980s में। किसकी वजह से होनी स्टार्ट हुई थी? CFCs की वजह से। फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इनकी वजह से ओजोन लेयर हमारी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई थी, ठीक है, क्योंकि ये जो CFCs हैं ये हमारे रेफ्रिजरेंट्स और फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर ये हमारे यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1987 में क्या हुआ कि UNEP की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इन्होंने एक एग्रीमेंट करा जिसके अंदर इन्होंने फ्रीजिंग जो CFCs का प्रोडक्शन था उसे मतलब रोक दिया, ठीक है, जो उसका फ्रीज कर दिया इन्होंने, मतलब उसकी प्रोडक्शन को रोका कि CFCs को अब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे ओजोन को हार्म कर रही है, ठीक है। तो ये जो ओजोन के बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है, जो रिएक्शन है वो आपको याद रखनी है। कब क्या हुआ था ओजोन के अंदर ये याद रखना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। ओजोन वाला टॉपिक आपका यहाँ पर एंड होता है। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद हम बात करते हैं 15.3.2 की, ठीक है। तो ओजोन की बात हो गई। ओजोन के अलावा हमें किसके बारे में बात करनी है? ओजोन के अलावा हमें जो वेस्ट मैनेजमेंट है इसके बारे में बात करनी है। तो देखिए जो वेस्ट मैनेजमेंट है, मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस, ये इसका नाम है टॉपिक का। तो क्या होता है कि आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारा गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखेंगे आप कोई भी टॉफी खा रहे हैं, ठीक है, उसका रैपर है बहुत सारा। आप किसी भी टूरिस्ट प्लेस पर चले जाइए, वहाँ पर ये प्रॉब्लम है। किसी भी बड़े सिटी के अंदर चले जाइए, वहाँ पर भी आपको बड़े बड़े माउंटेन्स मिल जाएंगे देखने के लिए गार्बेज के। तो जो गार्बेज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खासकर ये आपकी मेट्रो सिटीज़ की तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वहाँ पर ये चीज़ ज़्यादा देखी जा रही है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि जो गार्बेज है हम उसे रिसाइकल नहीं कर पा रहे। नॉन डिग्रेडेबल जो ये मटेरियल है ये आपका प्रोड्यूस हो रहा है डे बाय डे, काफ़ी टन्स में, ठीक है, ये प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका होगा क्या, ये चीज़ किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। इसका एक थिंक इट ओवर एक बोट साहब की बुक के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर डिस्पोजेबल कप एंड ट्रेन्स के बारे में बात करी गई है। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछेंगे तो पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे कप्स होते थे जिन्हें जो वेंडर थे वो आपको चाय पीने के लिए देते थे, फिर आपको वो चाय पी के उन्हें वो लौटाना होता था, वापस करना होता था, ठीक है। बट आज के टाइम पर क्या हो गया है, आज के टाइम पर कुछ जब से वो प्लास्टिक वाले कप्स आए हैं, ठीक है, डिस्पोजेबल कप्स आए हैं, तो उनसे क्या हुआ कि हाइजीन के लिए बेसिकली वो जो लाए गए थे कप्स, वो हाइजीन को कंसिडर करके लाए गए थे ताकि मतलब हमें वो चीज़ रीयूज़ ना करनी पड़े। पर पता चला कि उससे इतना ज़्यादा गार्बेज प्रोड्यूस हो रहा है डेली बेसिस पर कि हम उस गार्बेज का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो गार्बेज क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है। तो बीच में कुल्हड़्स जो आपको पता होगा, ठीक है, वो मिट्टी के बने रहते हैं कुल्हड़्स जिनके अंदर चाय पी जाती थी। बट उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहा कि वो जो कुल्हड़ बनाने के लिए आपको एक बहुत सारी टॉप लेयर जो है सॉइल की वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो वो भी एक आप कह सकते हैं उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। फिर उसके बाद हमारा एक पेपर कप्स आए, ठीक है। तो पेपर कप्स हालांकि काफ़ी अभी तक अच्छे साबित हो रहे हैं, बट उसका भी एक हम कह सकते हैं कि भाई पेपर भी तो आपका प्लांट से ही बनेगा, तो वहाँ पर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। बट हाँ, बाकियों के कंपैरिजन में ये काफ़ी सही एक अप्रोच है टुवर्ड्स दिस। और यहाँ पर इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट ये खत्म होता है। एट लास्ट अगर मैं पूरे चैप्टर की समरी देखूँ तो हमने देखा कि चैप्टर के अंदर कि नेचर है क्या, नेचर के अंदर क्या चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, और हम जो कि ह्यूमन बींग्स हैं इस नेचर को कैसे डिप्लीट कर रहे हैं, कैसे ख़राब कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर और दूसरे एनिमल्स पर क्या आ रहा है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस एक लार्ज स्केल पर क्या हो सकते हैं। तो आप के पास अभी भी ये पोटेंशियल है कि आप चीज़ें सोचें और आगे बताएं कि इन चीज़ों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी जो गार्बेज मैनेजमेंट है या फिर ओजोन जो डिप्लीशन हो रहा है उसके लिए मैनेजमेंट है, आप उस चीज़ पर थोड़ा सोचिए और समझिए कि ये चीज़ें कैसे सही करी जा सकती हैं। इसी के साथ ही चैप्टर होता है आपका ख़त्म। थैंक यू सो मच।